हेलो दोस्तों, आरंभ क्लासेस में आपका एक बार फिर स्वागत है। आज हम बात करेंगे राजनीति विज्ञान में शक्ति के पृथकीकरण सिद्धांत के बारे में, जिसे इंग्लिश में हम थ्योरी ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर भी कहते हैं। आज हम जानेंगे इसका अर्थ क्या होता है, इस सिद्धांत का उद्देश्य क्या है और इसके महत्व और आलोचनाओं के बारे में भी जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं आपको बहुत ही आसान भाषा में समझाऊंगा, आपको बहुत ही इजीली समझ में आ जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं कि शक्ति पृथक्करण सिद्धांत किसे कहते हैं। तो इस सिद्धांत से पहले मैं आपको बता देता हूं, जैसा आप लोगों कुछ लोगों को पता होगा, कुछ लोगों को हो सकता है ना पता हो, कि किसी भी सरकार के 3 महत्वपूर्ण अंग होते हैं जिन्हें विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के नाम से जाने जाता है। अगर आप लोगों को इन तीनों के बारे में नहीं पता तो मैंने तीनों के लिए एक वीडियो बना रखी है, आप जाके मेरे चैनल पे देख सकते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है अगर आप पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट हो तो। ये 3 चीजें आप पहले समझ लो, आधी पॉलिटिकल साइंस खत्म हो जाएगी। तो आप जाइए पहले ये वीडियो देख लिए, और जिनको पता है तो वो यहाँ से कंटिन्यू कर सकते हैं। तो सबसे पहले जो पहला अंग होता है सरकार का, जैसा मैंने बताया आपको, विधायिका होता है। तो विधायिका का कार्य होता है कानूनों का निर्माण करना। दूसरा जो होता है कार्यपालिका होता है। कार्यपालिका का काम में, ये मैं अभी शॉर्ट में बता रहा हूँ आपको। हाँ, तो कार्यपालिका का जो काम होता है वो कानूनों को लागू करना होता है और शासन करना होता है। तीसरा जो अंग होता है वो होता है न्यायपालिका। न्यायपालिका आप जानते हो, न्यायपालिका का कानून होता है कानूनों की व्याख्या करना। मतलब जो कानूनों के साथ कानूनों का उल्लंघन करता है उसको दंड के देने का काम जो होता है वो न्यायपालिका का होता है। तो आपको ये तीनों समझ में आ गए होंगे मेरे हिसाब से, मैंने बहुत सिंपल बता दिया है आपको। तो सरकार के इन तीनों अंगों की शक्तियों को एक दूसरे से अलग रखने की शक्ति को ही पृथक्करण कहा जाता है। मतलब ये जो 3 मैंने आपको स्तंभ बताए सरकार के, इन तीनों अंगों की जो शक्तियों को एक दूसरे से अलग रखने की शक्ति को पृथक्करण कहा जाता है, जिसे इंग्लिश में हम सेपरेशन ऑफ पावर भी कहते हैं। तो मुझे उम्मीद है आप लोगों को इसकी डेफिनेशन समझ में आ गई होगी, कोई भी डाउट नहीं रहना चाहिए क्योंकि मैंने बहुत ही इजीली आपको बता दिया है। तो चलिए आगे चलते हैं और आगे मैं आपको बताता हूँ कि शक्ति पृथक्करण का उद्देश्य क्या होता है। तो शक्ति के पृथक्करण का उद्देश्य इस प्रकार से है कि सरकार के तीनों अंगों विधायिका, कार्यपालिका तथा न्यायपालिका की शक्तियों को एक दूसरे से अलग रखा जाए, जिससे व्यक्तियों की स्वतंत्रता तथा उनके अधिकारों की रक्षा हो सके तथा सरकार द्वारा शासन सत्ता निरंकुश ना हो। मतलब आप लोगों ने देखा होगा, जैसे अगर गवर्नमेंट कोई चीज नहीं सुन रही है जनता की तो आप जाके न्यायालय में जा सकते हैं, जो हमारी न्यायपालिका होती है। विधायिका काम नहीं कर रही है सही तो हम न्यायपालिका में जा सकते हैं, ताकि शक्तियों का बंटवारा इन्होंने कर दिया है ताकि कोई भी ऐसा ना हो कि कोई गवर्नमेंट अपनी तानाशाही करने लगे, इसलिए ये बहुत जरूरी है। तो इसका मेन जो उद्देश्य है वो यही है कि हमारे अधिकारों की रक्षा हो सके। इस सिद्धांत पर बहुत सारे विचारकों ने भी अपने विचार बताए हैं। मॉन्टेस्क्यू शक्ति पृथक्करण सिद्धांत के आधिकारिक विचारक माने जाते हैं। इनको शक्ति पृथक्करण का व्याख्याता भी माना जाता है। मॉन्टेस्क्यू ने इन विचारों को अपनी पुस्तक स्पिरिट ऑफ लॉज में बताया है। मॉन्टेस्क्यू के अनुसार सरकार की अगर ये तीनों शक्तियां, विधायिका, कार्यपालिका तथा न्यायपालिका, एक ही रूप में हो जाएं तो शासन व्यवस्था में निरंकुशता का भय उत्पन्न हो जाता है। मतलब अगर इन तीनों को एक ही जगह पे कार्य करने के लिए अगर कह दिया जाए तो आप जानते हो कि अगर कोई भी पावर अगर एक लोगों के हाथ में आ जाए तो फिर वहां गड़बड़ होना तय है आगे चल के। इसीलिए शक्ति का बंटवारा होना जरूरी होता है। तो इसीलिए इन्होंने कहा कि इन तीनों शक्तियों को एक दूसरे से अलग अलग होना चाहिए तथा एक दूसरे शक्ति का किसी भी क्षेत्र में हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। मॉन्टेस्क्यू अपने विचार व्यक्त करते हुए कहते हैं कि जब विधायिका और कार्यपालिका की शक्तियों में एक व्यक्ति केंद्रित हो जाए तो वह स्वतंत्र नहीं रह सकती, जैसा मैंने आपको बताया, क्योंकि हमेशा आपको भय बना रहेगा कि राजा या जो भी प्रधानमंत्री या मंत्री है वो अपने हिसाब से कानून बनाते रहेंगे और अत्याचार करते रहेंगे। तो ऐसे ही कई विचारकों ने इस पे विचार दिए थे। तो चलिए आगे चलते हैं और मैं आगे आपको बताता हूँ कि शक्ति पृथक्करण का महत्व क्या होता है। अगर व्यवहारिक दृष्टि से देखा जाए तो इसका बहुत महत्वपूर्ण है, इसका महत्वपूर्ण बहुत सिद्ध हुआ है, क्योंकि इसका प्रभाव दुनिया के कई देशों के संविधान के ऊपर पड़ा भी है। कई देशों के संविधान ने शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत को अपनाया। उदाहरण के लिए अमेरिका ने। इस सिद्धांत से प्रभावित संसार का सबसे महत्वपूर्ण देश अमेरिका में एक तरह से देखा जाए तो घोषित रूप से शक्ति पृथक्करण सिद्धांत को मान्यता दी गई है। मतलब अमेरिका ने भी इस सिद्धांत को अपनाया है, इसलिए आप समझ सकते हो कि ये है बेनिफिशियल जब भी अमेरिका जैसा देश इसको अपनाता है।
दूसरा, इससे कार्य कुशलता में भी वृद्धि होती है, क्योंकि इससे कार्य विभाजन का लाभ मिलेगा और तीनों अंग अपना अपना कार्य अलग अलग तरीके से करते हैं, तो उनकी कार्य कुशलता भी बढ़ जाती है। क्योंकि आप समझ सकते हो कि अलग अलग लोगों को अलग अलग कार्य दे दिए गए, तो अपने कार्य में माहिर होते हैं, तो वह अपने अपने अंगों के कार्यों पर ध्यान देंगे और दूसरों के कार्यों में हस्तक्षेप नहीं करेंगे, मतलब दूसरे को कार्यों में टांग नहीं अड़ाएंगे। तीसरा जो महत्व रहेगा कि कार्यभार कम हो जाता है, क्योंकि जब कार्य विभाजन होगा तो तीनों शक्तियों में तीनों के अपने अपने अलग कार्य निर्धारित हो जाएंगे। इस तरह इनका कार्यभार भी कम हो सकता है, किसी भी व्यक्ति के ऊपर लोड नहीं आएगा किसी भी कार्य का, और वो काम आसानी से कर सकेगा। यदि तीनों अधिकार में एक ही व्यक्ति अथवा समूह को दे दिए जाए तो इसका सबसे बुरा प्रभाव होगा कि कार्यभार अधिक होगा, जिससे अव्यवस्था उत्पन्न होनी है। मतलब कोई भी चीज टाइम पे होनी नहीं है, फिर लगे रहेंगे लोग, फिर भी कर नहीं पाएंगे उसे। इसके साथ साथ जनता को मतलब एक निरंकुशता का भय भी नहीं रहता, और इस सिद्धांत का सबसे बड़ा महत्व यह है कि शक्तियों के पृथक्करण सिद्धांत का पालन करने से नागरिकों की स्वतंत्रता की भी रक्षा होती है। तो ये सब इसके महत्व थे, और जरूरी नहीं है कि देखो हर सिद्धांत के महत्व भी होते हैं, उसकी आलोचना भी की जाती है। तो आगे चलते हैं और मैं आपको इसकी जो आलोचना हुई है उसके बारे में भी बताता हूँ। तो शक्ति पृथक्करण सिद्धांत में पूरी तरह से इसमें गुड़ नहीं है। जैसे मैंने बताया आपको, सारी अच्छाइयाँ ही नहीं है, इसकी आलोचना भी कई आधारों पर की जाती है। हालांकि देखने पर मिलता है कि शक्ति पृथक्करण सिद्धांत बहुत सही लगता है, जैसे मैंने बताया आपको सही लग रहा होगा और तर्कसंगत भी लग रहा होगा, लॉजिकल लग रहा होगा। लेकिन वास्तव में देखा जाए तो इस सिद्धांत में अनेक व्यवहारिक कठिनाइयां हैं, जिसके कारण यह सिद्धांत की कड़ी आलोचना होती है। आलोचना के प्रमुख तथ्यों पर हम नजर डाल लेते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट है, जैसे मैंने आपको बताया कि इसमें हम तीनों की पावर विभाजित कर देते हैं, तीनों अंगों की, लेकिन ये पूर्णतः संभव नहीं हो पाता है, क्योंकि सरकार के तीनों अंग एक दूसरे से संबंधित होते हैं। जिस प्रकार आप फॉर एग्जांपल के लिए मान लो हमारी बॉडी है, हमारे बॉडी में विभिन्न विभिन्न प्रकार के अंग हैं, अपना अपना कार्य वो करते हैं, लेकिन वो एक दूसरे पर आधारित होते हैं और आश्रित होते हैं। तो उसी प्रकार से तीनों अंग जो है हमारे सरकार के, वो आपस में मतलब आपस में आधारित रहते हैं, आपस में एक दूसरे से आश्रित रहते हैं। तो तीनों की शक्तियों को एक दूसरे से पूरी तरह से अलग नहीं किया जाता। तो सबसे बड़ी आलोचना यही होती है इसकी कि सरकार के तीन अंग एक दूसरे पर आश्रित हैं और उनकी शक्तियों को हम पूरी तरीके से अलग नहीं कर सकते। दूसरी आलोचना यह होती है कि सरकार के तीनों अंगों को एक दूसरे से अलग कर दिया जाएगा तो उनके कार्यों में गतिरोध उत्पन्न हो सकता है। मतलब शक्ति पृथक्करण के परिणाम स्वरूप शासन का संचालन भी रुक सकता है और कई प्रकार के संघर्ष उत्पन्न हो जाते हैं। यहाँ पर कहने का मतलब है कि कभी कभी ये जो सरकार के तीन अंग होते हैं, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, इन तीनों के बीच में बॉन्डिंग नहीं बन पाती, और जब बॉन्डिंग नहीं बनती तो ये आपस में लड़ते रहते हैं, एक दूसरे पर अपनी कमियों को एक दूसरे पर डालने लगते हैं। तो इससे क्या होता है, इनमें संघर्ष उत्पन्न होने लग जाता है और कभी कभार सरकार भी ढह जाती है। तो ये भी एक बड़ी आलोचना है इसकी। और जो तीसरा पॉइंट है इसकी आलोचना का, वो है कि कुछ लोग कहते हैं कि ये एक व्यवहारिक सिद्धांत है, क्योंकि अमेरिका में जहां शक्ति पृथक्करण का दावा किया जाता है, पूरी तरह से शक्तियों का पृथक्करण वहां पे भी नहीं है, क्योंकि व्यवहार में तीनों अंग एक दूसरे पर निर्भर है। जैसे मैंने आपको बताया, एक दूसरे पर निर्भर होते ही हैं। इसके बाद जो फोर्थ पॉइंट है आलोचना का, वो ये है कि इसमें कहते हैं कुछ लोग की स्वतंत्रता की रक्षा नहीं होती है। तो शक्तियों के पृथक्करण में इसके संबंध में मॉन्टेस्क्यू जो विचारक थे, उनका मानना था कि इससे व्यक्तिगत स्वतंत्रता की रक्षा होगी, लेकिन यह तर्क उनका पूरी तरह से गलत साबित हुआ, क्योंकि शक्ति पृथक्करण में नागरिकों की स्वतंत्रता की कोई गारंटी नहीं है। स्वतंत्रता मनुष्य के स्वभाव पर निर्भर करती है। इसकी आलोचना का जो नेक्स्ट आधार है वो होता है कि संसदीय शासन के प्रतिकूल है। मतलब कि वर्तमान में जो संसदीय प्रणाली होती है, उसके जो कार्य करने का ढंग होता है, आप जानते हैं, सिद्धांत उसके सर्वथा प्रतिकूल रहता है। क्या मैं बताता हूँ कैसे। संसदीय व्यवस्था में प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद के सदस्य, व्यवस्थापिका यानी कार्यपालिका जो होती है, वहां पर विधायिका के बहुमत दल से निर्धारित होती है और उसी में से चुनी जाती है। और जो मंत्रिपरिषद और प्रधानमंत्री हैं, वह संसद के प्रति अपने कार्यों के लिए उत्तरदायी होते हैं। ऐसी व्यवस्था में कार्यपालिका और विधायिका को एक दूसरे से अलग किया जाना संभव नहीं है। तो इससे ये शक्ति पृथक्करण सिद्धांत संसदीय शासन के प्रतिकूल हो जाता है। तो मुझे उम्मीद है आप लोगों को ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा, और अगर आपको इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछें। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना ना भूलें, दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।
ऐसी और वीडियोस मैं लाते रहूँगा। आपको कुछ भी पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी, हिस्ट्री या कुछ भी पढ़ना हो, आप मेरे को कमेंट बॉक्स में लिखें, मैं उस टॉपिक पर वीडियो बनाने की ज़रूर कोशिश करूँगा। तो जल्द मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।